नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पे रुक्मिणी पब्लिकेशन किताब से जो है बायोलॉजी का जो है जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बायोलॉजी का, ठीक है, जीव विज्ञान। और इसमें हम लोग एमसीक्यू से प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर पढ़ेंगे उत्तक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, पौधे उत्तक और जंतु उत्तक। तो आपका प्लांट टिश्यू और आपका जो है एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले उत्तक है। तो सब शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर है मांस में संवहन उत्तक कंडक्टिव टिश्यू बने होते हैं। तो मांस में संवहन उत्तक कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए मृदुतक पैरेन्काइमा के बने होते हैं। ठीक है, तो मौस में संवहक उत्तक कंडक्टिव टिश्यू बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए पैरेन्काइमा मृदुतक से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फोलियम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः हस्तांतरित होते हैं। तो फोलियम द्वारा खाद्य पदार्थ से मुख्यतः हस्तांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सुक्रोज के रूप में। क्वेश्चन का 4 है अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी है स्टार्च। तो अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्टार्च। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है पौधे में जल का संबंध। तो पौधों में जल का संबंध ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके मार्ग से होता है। ऑप्शन नंबर सी जाइलम के मार्ग से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधे के अनेक भाग में ले जाता वह ऑप्शन बी जाइलम। तो पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेयों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता वह है आपका जाइलम। क्वेश्चन नंबर 7 है पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी रसारोहण कहलाती है। तो पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी रसारोहण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सोडियम है। तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन में सोडियम नहीं है। ठीक है, आवश्यक नहीं है। तो 9 आपका अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। तो अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आशुल जल कहा जाता है। तो 10 आपका पौधों की चालनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता ऑप्शन नंबर केंद्रक न्यूक्लियस की अनुपस्थिति है। तो पौधों की चालनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता ऑप्शन नंबर केंद्रक न्यूक्लियस की अनुपस्थिति है। तो 11 नंबर निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर जेसी बोस ने। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादप में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर जेसी बोस ने। 12 नंबर संवहनी वस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाइलम टिश्यू जाता है। तो संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। ऑप्शन नंबर डी जाइलम टिश्यू से। तो आपका 13 है आर्कजैनोमीटर। तो आर्कजैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वृद्धि दर नापने में। तो आर्कजैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वृद्धि दर नापने के लिए। 14 नंबर है किस उत्तक के नख खुर और सिंग बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी केरोटिन के। तो किस उत्तक के नख खुर और सिंग बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी केरोटिन के। 15 नंबर है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। ऑप्शन नंबर बी 639। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। ऑप्शन नंबर बी 639। 16 नंबर चालनी पट्टिका एक भाग। ऑप्शन नंबर डी पोषवाहक फ्लोएम का। तो चालनी पाटिका एक भाग। ऑप्शन नंबर डी पोषवाहक फ्लोएम का। ठीक है, 17 नंबर जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। ऑप्शन में जल संवर्धन कहते हैं। तो जल संवर्धन विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। ऑप्शन में जल संवर्धन कहते हैं। 18 नंबर द्विबीज तने में दारू जाइलम और पोषवाहक फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है। ऑप्शन नंबर एक एधा कैम्बियम है। तो द्विबीजी तने में दारू जाइलम और पोषवाहक फ्लोएम के बीच में उपस्थित परत है। ऑप्शन में एधा कैम्बियम है। क्वेश्चन 19 है परनागो फन में दारू जाइलम है। तो परनागो फन में दारू जाइलम ऑप्शन में सी बाहरी आदि दारुक है। तो परनागो फन में दारू जाइलम है आपका जो है बाहरी आदि दारुक है। तो बाहरी आदि दारुक सबसे बड़ी बाहरी कोशिका है। 20 है पोषवाह। तो पोषवाह या फोइलम का दूसरा नाम क्या है। तो फोइलम का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर डी बास्ट है। ठीक है, तो फोइलम को बास्ट भी कहा जाता है। तो 21 है उत्तकजन। तो उत्तकजन जिसके बाहरी त्वचा बनती है वह है उत्तकजन। जिसके बाहरी त्वचा बनती है वह है ऑप्शन नंबर त्वचाजन है। ठीक है, त्वचाजन है। तो त्वचाजन वह समूह है जिससे उत्तकजन द्वारा बाहरी जन बनता है। 22 है उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी। तो उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी। ऑप्शन नंबर हाफ मिस्टर की थी। ठीक है, 23 है कथन 1 और कथन 2 है। तो कथन 1 कहता है आपका सम्मिश्र उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिका से बनता है।
तो आपका जो सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बनता है। और आपका कथन 2 है विभाज्योतक। तो विभाज्योतक मेरिस्टेम और स्थायी ऊतक के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो सम्मिश्र ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, सही है। विभाज्योतक मेरिस्टेम और स्थायी ऊतक के उदाहरण आपके हैं, तो सही है। 24 है अंतर्वेशी। तो अंतर्वेशी विभाज्योतक मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन में भी पार्श्विक कली में पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशी विभाज्योतक मेरिस्टेम किस में पाए जाते हैं? ऑप्शन में भी पार्श्विक कली में पाए जाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है बहुत से तीनों की पत्तियां वलित और अनवलित होने में असमर्थ होती है क्योंकि? ऑप्शन उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होती है। तो बहुत से तीनों में की पत्तियों वलित और अनवलित होने में असमर्थ होती है क्योंकि उनके मध्यरागी घेरे और स्पंजी पेरेन्काइमा में विभेदित नहीं होते हैं। 26 में क्वेश्चन है एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर सी दिल में होती है। तो एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर सी जो दिल में होती है। 27 है मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm है। तो मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 0.5 mm है। 28 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी लेड नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं? ऑप्शन नंबर सी लेड नहीं है। बाकी आपका हाइड्रोजन, कार्बन और फास्फोरस है। 29 है ऊतक क्या है? तो आपका ऊतक क्या होता है? तो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है। तो ऊतक आपकी वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। 30 है अस्थायी कार्य ऊतकों। तो अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर विभेदन कहा जाता है। तो अस्थायी ऊतकों को निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर विभेदन कहा जाता है। 31 है निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। ऑप्शन डी कोलेनकाइमा। तो निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है? लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, कोलेनकाइमा। ठीक है। 32 आपका क्वेश्चन नंबर है कौन सी स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन नंबर बी एस्क्लेरेनकाइमा। तो कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? ऑप्शन नंबर बी एस्क्लेरेनकाइमा। 33 है निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? ऑप्शन नंबर विभाज्योतक है। तो निम्नलिखित में से कौन से आपके जो पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम? ऑप्शन नंबर विभाज्योतक। 34 है मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। ऑप्शन नंबर सी हड्डी। तो मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। ऑप्शन नंबर सी हड्डी। 35 है निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस्क्लेरेनकाइमा। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? ऑप्शन नंबर सी एस्क्लेरेनकाइमा का। ठीक है। 36 है डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर बी मांसपेशी। तो मांसपेशी ऊतक जो आपका जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। ठीक है। ऑप्शन बी होगा मांसपेशी ऊतक जो है रक्त वाहिका के व्यास को बदलता है। 37 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जाइलम आपका जो एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। 38 है पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। ऑप्शन बी सीओडी आपका अधिक विभाज्योतक और आपका शीर्ष विभाज्योतक होती है। तो पौधों में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? ऑप्शन नंबर सीओडी। तो अधिक विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक में होती है। तो 39 आपका है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू। तो आपका देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया इंग्लिश में द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर बी कोलेनकाइमा। ठीक है। तो 40 नंबर है कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? ऑप्शन नंबर सी एस्क्लेरेनकाइमा। तो कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और जब दृढ़ बनाता है? ऑप्शन नंबर सी एस्क्लेरेनकाइमा। 41 है अधिक अंतर कोशिकाएं। तो अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचालित होती है। ऑप्शन सी पैरेन्काइमा। तो अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए पैरेन्काइमा कोशिकाएं विरल रूप से संचालित होती हैं। ठीक है। 42 है निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी जाइलम आपका सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो जाइलम आपका सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो 43 है डैश के कारण एस्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर लिग्निन के कारण। तो लिग्निन के कारण
स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। 44 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक का ऑप्शन नंबर डी जाइलम एक स्टील जो है जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। 45 है, कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो 45 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर है फ्लोएम। तो कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? ऑप्शन नंबर फोलियम, ठीक है। 46 में क्वेश्चन है, स्क्लेरन काइमा। तो स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। ऑप्शन नंबर लिग्निन। तो स्क्लेरन काइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। 47 है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम नहीं है? ऑप्शन नंबर डी विभज्य ऊतक जो है आपका कोशिका विभाजन में सक्षम नहीं है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म। तो मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटा कोमल बाहरी परत होती है जिसे डैश कहते हैं। ऑप्शन सी क्यूटिंग कहते हैं। तो मरुस्थलीय पौधों में उपचर्म एपिडर्मिस पर एक मोटी कोमल बाहरी जो है परत होती है जिसे क्यूटिंग कहते हैं। 49 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पैरेन्काइमा। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का अंतर कोशिका क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन नंबर पैरेन्काइमा का, ठीक है। 50 नंबर है, जंतु कोशिकाओं। तो जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आयत फलकी क्यूबॉइडल। तो आयत फलकी क्यूबॉइडल जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए जो है आयत फलकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है। 51 नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरन काइमा के द्वारा होता है। तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी स्क्लेरन काइमा के द्वारा होता है, ठीक है। 52 है, डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। तो इसका ऑप्शन में स्क्लेरन काइमा। तो स्क्लेरन काइमा टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। तो 50 आपका जो है 53 है आपका क्वेश्चन नंबर, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। ऑप्शन नंबर ए स्क्लेरन काइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। 54 विभिन्न प्रकार के स्थायी मृत ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरिस्मेटिक जो है, तो विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए मेरिस्मेटिक ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। 55 है, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो डैश ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक अस्तर को बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सरल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सरल स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। तो आपका 56 है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनाता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी वसा बनता है, ठीक, वसा ऊतक बनता है। तो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। 57 क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ डैश एंड डैश टिश्यू आर लिविंग सेल। तो ऑप्शन नंबर पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा। तो सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा एंड कोलेनकाइमा टिश्यू आर लिविंग सेल, ठीक है। चैप्टर 4 जिसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है।